नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जिस जगह पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, किसका होगा राज तिलक का ये बड़ा सा भव्य सेट आप देख रहे हैं। इसके एक तरफ गोमती रिवर फ्रंट है तो वहीं दूसरी तरफ है अंबेडकर पार्क। लखनऊ के लिए लड़ाई बेहद दिलचस्प होती हुई चली जा रही है। दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। 9 जिलों की 55 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है और उम्मीद यही कि पिछले तमाम रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए इस बार के मतदाता यहाँ के ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे और करेंगे अपनी किस्मत का फैसला, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप वोट देते हैं, आप नेता चुनते हैं और वो आगे आपके भविष्य का निर्धारण करता है। इन सब के बीच आपको बताते चले, जबरदस्त तरीके से अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर वोटिंग चल रही है। रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि आजम खान जो 9 बार के विधायक हैं, उनके लिए अखिलेश यादव की ओर से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया गया। 9 बार से वो लगातार जीत रहे हैं, लेकिन इस बार सीतापुर जेल से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम 2017 में चुनाव जीता था, बाद में विधायकी रद्द हो गई थी, वो भी चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमे की बात कर लें तो आपको बताते चले, सुरेश खन्ना वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री, 8 बार के विधायक, शाहजहांपुर से उनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। अपने आप में यह दूसरा चरण निर्धारित करेगा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ की इस गद्दी पर कौन विराजमान होगा। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, यूपी में राउंड 2 के लिए मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और यकीनन दूसरे दौर की 55 सीटों पर जहां जहां पर वोटिंग हो रही है, भारी तादाद में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मतदान के बीच योगी आदित्यनाथ का 80-20 पर बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल मेरा मतलब धर्म या जाति से नहीं था, बल्कि इस बात से था कि 80% जो हमारे साथ हैं और 20% नकारात्मक सोच वाले लोग जो हर बात पे कमियां निकालते रहते हैं। इन सब के बीच कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देखिए, हेलीकॉप्टर से नेता तो चुनाव प्रचार करते हुए आपको अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन बेहद भव्य सेट के जरिए उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से हेलीकॉप्टर और वहां से इन नेताओं की तस्वीर आपको दिख रही है तो ये आज तक ही आप तक पहुंचा सकता है। ये तमाम चेहरे आप देख पा रहे हैं। आजम खान के सामने आपको बताते चले, एक युवा चेहरे पर दांव लगाया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद दिलचस्प मुस्लिम ये बेल्ट है और यहाँ पर चुनाव खासतौर से सहारनपुर और रामपुर पर सभी की निगाह टिकी हुई है। हालांकि 2017 की बात करें तो 55 में से 38 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी, 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार की तस्वीर और तकदीर किसके फेवर में जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ सुबह से ही लगातार लखनऊ में यहाँ पर मौजूद है मंच पर। एक बार फिर से उनका परिचय कराते हुए जल्दी जल्दी एक कमेंट लूंगी। हमारे साथ शरद प्रधान जी, विजय उपाध्याय जी, ब्रजेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकारों का ये पैनल है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अपनी विशेष पकड़ रखता है। शरद जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए, अब चूंकि 2 घंटे गुजर चुके हैं, मतदाता भारी तादाद में घरों से बाहर निकलकर वोटिंग के लिए जा रहे हैं। 2 मुद्दे जो ध्यान में रखकर इस बार मतदाता वोट कर रहा है और कौन से वो मुद्दे रहे जिसने लोगों को ऑब्लाइज करने का काम किया है? मुझे लगता है कि एक तो जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा के फेवर में जाते हैं, वो है ये जो फ्री राशन बांटने का, उससे वो लाभार्थियों का एक सेक्टर बन गया है, एक वोटर्स का एक ग्रुप बन गया है जो कि बीजेपी के फेवर में जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके की बातें योगी आदित्यनाथ करते हैं वो क्लियर कट दर्शाता है कि घूम फिर के इनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम विभाजन के घूम फिर के उसी पे आ जाते हैं। अब ये भी जो उन्होंने सफाई दी है 80-20 वाली, ये सफाई देना जो है ये और ज्यादा गिल्ट जाहिर करता है, क्योंकि सबको मालूम है कि असली माने इसका क्या है। अब कितना भी कहते रहिए आप कि वो नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये कोई विश्वास करने वाला नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर मैं सीधे ब्रजेश शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगी, ये 80-20 ये बीजेपी को बहुत सूट भी करता है। आज भले ही वो 80-20 का कोई और मतलब बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ध्रुवीकरण की वजह से अगर मुस्लिम बहुल इलाके में, खासतौर से अभी मैं देवबंद से होकर आ रही हूँ, देवबंद में 1.25 लाख से ज्यादा मुसलमान आबादी है, लेकिन वहां पर एक राजपूत विधायक जो बीजेपी का जीतता है, तो ये तो अपने आप ये सूट करता है उनको। इस वजह से मुख्यमंत्री आके 80-20 फिर से गिना रहे हैं चुनाव के ठीक पहले, वोटिंग के ठीक पहले। ये देखिए, जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है वहाँ जबरदस्त वास्तव में ध्रुवीकरण हुआ भी है। आप देखिए चुनाव उठा करके पश्चिम का, तो एक जाट और मुस्लिम इसको एक केंद्रित किया एक पार्टी ने, उस पर भी आक्रामक रहे वो लोग। और बीजेपी चाहती थी पूरी तरह से कि जाट भी उनके फेवर में आ जाए और हिंदू एकजुटता लाए जाए, उसके लिए बयान दिए गए। इस आधार पे पूरा चुनाव लड़ा गया है। और जो दूसरी बेल्ट है ये और भी ज्यादा वो मुस्लिम बहुल सीटें इसमें हैं और इसमें भी ध्रुवीकरण यदि हुआ तो उसी आधार पर चुनाव होगा और जैसा मतदाता निकल रहा है उसका एक असर है। और ये
काफी कुछ ध्रुवीकरण का ही परिणाम है। ध्रुवीकरण, विजय उपाध्याय जी, क्या होगा और अखिलेश यादव के भी फेवर में कौन सी बातें जारी हैं, चूंकि लगातार उनकी ओर से भी कैंपेनिंग की गई है, खासतौर से रामपुर में जिस तरह से उनकी ओर से हुंकार भरी। दो बातें जो बीजेपी के लिए, दो बातें जो दूसरे खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, एक तो अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र दिया है बहुत ही अट्रैक्टिव है और शहरी मध्यवर्ग को भी उन्होंने टच किया है, नौजवानों को भी टच किया है। तो जो उनका घोषणा पत्र है और जो वहां का अलायंस है लोकल, वो अखिलेश के फेवर में जाता है, गठबंधन के फेवर में जाता है। और अगर बीजेपी की बात करें तो इन्होंने जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, खासतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इसके अलावा जो यूथ है उसका अपना एक अलग रोल है इस चुनाव में। बीजेपी ने जब चूंकि लाभार्थी क्लास क्रिएट करने में उन्होंने मुस्लिमों को भी कोई उनके साथ भेदभाव नहीं किया है, तो मुस्लिम महिलाएं एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में 17 में बहुत सी सीटें यहां ऐसी थी जो बीजेपी जीती 5000 के नीचे के वोट से जीती थी। तो बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है। और मुस्लिम महिलाओं को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फिजिकल सहारनपुर में रैली की थी, देखिए अभी तो वर्चुअल और फिजिकली दो अलग अलग तरीके से रैलियां इस पूरे चुनाव में कोरोना की वजह से हमें देखने को मिली हैं। जब सहारनपुर में खड़े होकर उन्होंने रैली की थी तो उनकी ओर से इस बात का दम भरा गया था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने 3 तलाक खत्म किया, और हिजाब मामले पर भी उनकी ओर से इनडायरेक्टली बोला गया कि कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को लेकर उनके मन में अच्छा भाव है। क्या इसका असर पड़ेगा, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सामने आए, उनकी ओर से अपनी जीत को लेकर क्या किए गए हैं दावे, एक बार सुन लेते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के उन अलग अलग हिस्सों में जहां पर सुबह से ही हो रहा है मतदान। सुनिए मुख्यमंत्री को। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है एक हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें। लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए, स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह, लेकिन संस्थाओं की जब बात होगी तो संस्था की बात आपको माननी पड़ेगी। गजवाए हिंद बनने नहीं देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए यहां पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश में किस तरह से चल रहा है मतदान, ये जानने के लिए कई सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराते हुए जल्दी से उनके पास चलेंगे। हिमांशु मिश्रा बिजनौर से हमारे साथ हैं, अभिषेक आनंद मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं, समर्थ श्रीवास्तव संभल से हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण सिन्हा मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक रामपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक आपके ही पास चलते हुए, क्योंकि रामपुर में एक तरफ है आजम तो दूसरी तरफ है बीजेपी से आकाश। दिलचस्प मुकाबला रामपुर में दिखाई दे रहा है, लेकिन मतदाताओं का जोश, उमंग, उत्साह किस तरह से नजर आ रहा है, अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं। 1 मिनट
बिल्कुल चित्रा, हम इस वक्त रामपुर के उस बूथ पर हैं जहां पर आजम खान का वोट होता है, जहां पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनका परिवार का वोट होता है। आप देखें, लोगों को भी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर लोगों की तादाद, लोगों की लाइनें लगनी शुरू हैं। सुबह से वोटिंग चल रहा है। चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए ज्यादातर तादाद यहां पर उनकी है। बुर्कानशी महिलाएं हैं, लोग हैं। हम लोगों से पूछेंगे भी, बात भी करेंगे कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर वोटिंग शुरू है, वोटिंग लगातार सुबह से हो रही है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, इस बार क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट पड़ रहे हैं? क्या मुद्दे? मुद्दा यह है, विकास का काम होना चाहिए और जो मकसद ये महंगाई ज्यादा है, कम होना चाहिए। चलिए, क्या है मुद्दे, क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का, महंगाई का है। बेरोजगारी और महंगाई। और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्या सोचकर? समाज का विकास होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और लोगों को फायदा होना चाहिए। ठीक है, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। वो भी इस वक्त इस लाइन में हैं। इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रही हैं? रोजगार नहीं है यहाँ, महंगाई बहुत है, महंगाई कम होनी चाहिए और विकास और महंगाई। और भी लोग हैं, आप लोग किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? यही है, मतलब महंगाई बहुत है, रोजगार नहीं है, सब परेशान है। लोग परेशान हैं। आप लोग? सब लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत है। आप किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? रोजगार होना चाहिए। यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी परेशान है, आम आदमी तो गरीब। तो चित्रा देखिए, लोग लाइन में लगे हैं और अपने अपने मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर जिन लोगों से मैंने बात की, इनके लिए महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे बेहद अहम है। लेकिन बता दूं कि वो जो जगह है, वो बूथ है जहां पर अब्दुल्ला आजम का वोट होता है, जहां पर खुद आजम खान का वोट होता है, उनके परिवार का वोट होता है। तो इस तरीके का मिजाज कम से कम इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहा है। चित्रा, रामपुर, यकीनन रामपुरी चाकू के लिए वो पूरा का पूरा इलाका प्रसिद्ध है। हालांकि बाद में उसकी पहचान समय के साथ बहुत सारे नेताओं के साथ जुड़ती हुई चली गई, लेकिन इस बार रामपुर अपनी पहचान के लिए चुनाव लड़ता हुआ, और आपने देखा किस तरह से मतदाता घरों से बाहर निकले हुए हैं, जिनसे कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। नेहा बाथम इस वक्त हमारे साथ गोवा पड़जोट से जुड़ चुकी हैं, जहां पर 40 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। नेहा के पास भी हम चलेंगे। और श्वेता झा खटीमा उत्तराखंड से जुड़ चुकी हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उन दोनों के पास ही चले, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं वो कौन कौन से बड़े दिग्गज चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बार चुनावी मैदान में है, और यकीनन उनको अपनी सीट बचाने की चुनौती है। दावे प्रतिदावे हर ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में कितना दम होगा 10 मार्च को इसका जब नतीजा सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आपको बताते चले, चूंकि पहले चरण का जब मतदान हो रहा था, मैं मुजफ्फरनगर में थी, ज्यादातर लोग कानून व्यवस्था पर अपनी राय रखते हुए नजर आए। तो दूसरे चरण में वोटिंग किस बड़े मुद्दे पर होगी, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। लेकिन ये हेलीकॉप्टर जो हमारे सेट के सीधे ऊपर आप देख पा रहे हैं, इसमें वो तमाम चेहरे मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि आज का दिन तो मुस्कुराने का ही है, लेकिन 10 तारीख को किसकी मुस्कुराहट बरकरार रहती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ये तमाम चेहरे आपको लगातार दिखा रहे हैं। यकीनन शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना चुनावी मैदान में है, 8 बार के वहां से विधायक, योगी सरकार में मंत्री है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। रामपुर से आजम खान का जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वो जेल में है, सीतापुर की जेल में बंद है, और अखिलेश यादव ने उनके लिए रामपुर में जाकर प्रचार प्रसार किया था। क्या एक बार फिर से आजम खान चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे? क्या रिकॉर्ड बनाते हुए 10वीं बार वो जीत हासिल कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये चेहरे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 55 सीटों के साथ ही साथ उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों के लिए भी लगातार मतदान हो रहा है। सीधे रुख कर लेते हैं गोवा का। नेहा बाथम मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई हैं। नेहा, गोवा का मौसम मिजाज क्या इस वक्त बयां कर रहा है? क्योंकि शाम के समय समंदर तो सभी को आकर्षित करता है। इस बार की तस्वीर वहां की क्या रहने वाली है? कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर गोवा के वोटर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल चित्रा, गोवा का मिजाज दरअसल काफी अलग होता है, और इस बार मिजाज और चुनावी हवा इसलिए भी बदली हुई है क्योंकि एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी के कंटेस्टेंट्स और साथ ही तृणमूल कांग्रेस की। लेकिन इसके साथ ही इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं पैंजिम के एक बूथ सेंटर पे मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे आप ये पैंजिम का बूथ सेंटर देख सकते हैं। सुबह के वक्त जब हम 8 बजे यहाँ पर मौजूद थे तो काफी लंबी कतार थी, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई है। पैंजिम से इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उत्पल पर्रिकर, जो कि मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं, मनोहर पर्रिकर वो चेहरे
चेहरा जो बीजेपी से 4 बार यहाँ पर सीएम रह चुके हैं, लेकिन उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और उनके अगेंस्ट यहाँ से बाबूश खड़े हुए हैं, जो कि 5 बार विधायक रह चुके हैं गोवा में अलग अलग जगहों से, और कांग्रेस से जाहिर तौर पर एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा जो कि यहाँ पर उत्पल पर्रिकर को टक्कर देने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? ऐना जी, किन मुद्दों पर इस बार गोवा में वोट पड़ने वाला है? I don't understand Hindi. Which issues do you think will count for the vote this time in Goa? What are the major issues of Goa? I think there's a lot of development going on, but they should save the environment. Save the environment, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखिए चित्रा, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और साथ ही पैंजिम की लड़ाई इस वक्त इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वाल्मीकि नायक जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और पहले भी उन्हीं के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पर जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, और इस बार भी उन्हीं के टिकट से एक बार फिर से आपने उन्हीं पर दांव लगाया है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मारिया जी, यहाँ के क्या इश्यूज हैं गोवा के जिनके आधार पर वोट होगा? व्हाट आर द इश्यूज ऑफ गोवा? ये दरअसल यहाँ के लोग जो हैं वो उत्पल पर्रिकर को एक बड़े नाम, एक बड़े चेहरे के तौर पर इसलिए जानते हैं क्योंकि वो मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं। लेकिन लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बाबूश जो उनके अगेंस्ट खड़े हैं, बीजेपी से कैंडिडेट है, और आपको पता होगा चित्रा कि जब भी यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलीज हुई, अमित शाह आए, प्रधानमंत्री आए, लेकिन पैंजिम में एक भी रैली बीजेपी की ओर से नहीं की गई। इसलिए पैंजिम एक बेहद ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से इस वक्त लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रही है। ठीक है, नेहा बाथम विस्तार से जानकारी देते हुए गोवा के बारे में आपको बताते चले, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर गोवा की पहचान है सोने की अंडे देने वाली मुर्गी के तौर पर भी, क्योंकि वहां पर जिस तरह से पोर्ट के जरिए करोड़ों का कारोबार होता है वो अपने आप में अद्भुत है। और उसी गोवा को राज्य की ये सबसे छोटी विधानसभा 40 सीटों वाली, जिसको जीतने के लिए हर एक दलों ने अपना पूरा दमखम वहां पर लगाकर रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में फिर से लौटेंगे, लेकिन जल्दी से श्वेता झा का रुख कर लेते हैं। श्वेता, आप खटीमा में मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा वहां से दांव पर लगी हुई है। जल्दी से अगर वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा पाएं, उत्तराखंड का सुबह सुबह का पहाड़ी मिजाज क्या बता रहा है? बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं कि खटीमा में मौजूद हूं। जैसे आपने बताया, खुद पुष्कर सिंह धामी यहां से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री बनते हुए वो यहां पर वोट डाल रहे हैं। और धूप खिली हुई है और बहुत ही हमने उम्मीद की थी, हमें लग रहा था बहुत ठंड होगी, लेकिन इतनी भी ठंड नहीं है, दिल्ली से ज्यादा ठंड नहीं है। चलिए आपको बूथ की तस्वीरें दिखा देते हैं हम। यहाँ पर देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और लगातार अलग अलग रोज है। यहाँ पर पुलिस की अच्छी खासी तैनाती आपको दिख जाएगी, कमांडोज भी यहाँ पर है, पुलिस भी यहाँ पर, लोकल पुलिस भी तैनात है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। देखिए कई सारे यहाँ ब्लॉक बनाए गए हैं ताकि महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग लाइन लगाए जा सके और यहाँ पर आसानी से ये लोग वोट दे सके। और यहाँ पर आपको हम बता दें, हमने पुष्कर सिंह धामी से भी सुबह सुबह बात की, हालांकि वो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे अपनी जीत को लेकर, लेकिन गोवा की तरह ही इस बार यहाँ का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। अक्सर उत्तराखंड में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही हम देखते आए हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एंट्री कर ली है, इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि अक्सर हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो ज्यादा अहम होते हैं, तो यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या है जरा हम फटाफट ये जान लेने की कोशिश करते हैं। किस मुद्दे पर आप वोट करने वाले हैं? देखिए जिसमें लगता है। आपको क्या लगता है क्या जरूरी है यहाँ पर? किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं, किस तरह की? किसी तरह की कमी नहीं है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? अपने सुरक्षा के लिए, अपनी मतलब जो सुविधाएं हैं उनके लिए, सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए। यहाँ पर मैंने सुना कि बाईपास को लेकर भी परेशानी हो रही थी, लोग चाह रहे थे कि जाम बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, ये तो है ही, जाम की समस्या तो है ही बहुत बड़ी और काफी निर्धारण हो गया है। बाईपास बनना है हमारे खटीमा पे और विकास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, और बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए। किस मुद्दे पर वोट? जी श्वेता, विकास के मुद्दे पर वोट, विकास हो रहा है। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग भी आ रहे हैं। माता जी का क्या उम्र है अगर आप? श्वेता झा मेरी सहयोगी आपको जानकारी देते हुए, खटीमा यकीनन मुख्यमंत्री
को कांटों भरा ताज बीजेपी की ओर से पहनाया गया और अब उनकी प्रतिष्ठा वहां से दांव पर है। युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी, उनके चेहरे की बदौलत बीजेपी इस पहाड़ी राज्य में क्या एक बार फिर से कमल खिला पाएगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बार का आज जहां जहां वोटिंग हो रही है, मैदानी इलाके भी हैं, पहाड़ भी है और समंदर भी है, इस लिहाज से अहम हो जाता है। सीधे मुरादाबाद का रुख करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीतल नगरी की यह नाम से मशहूर है और 6 सीटें हैं, 4 सीटें 12 और 17 दोनों में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस बार के समीकरण वहां पर क्या बता रहे हैं, और साथ ही लोगों से भी बातचीत कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा पीतल नगरी मुरादाबाद का क्या है अभिषेक? जी चित्रा, मुरादाबाद शहर में इस वक्त हम लोग हैं, वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। कुछ मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? शुभम। शुभम जी, बिना पार्टी और कैंडिडेट का नाम लिए आप बताएं किस मुद्दे पर आप वोट करने आए हैं? घर से जब आप निकले थे तो क्या मिजाज था, गुस्सा था या दिल में ठंडक थी? नहीं, दिल में ठंडक थी। महिलाओं की सुरक्षा पूर्ण रूप से है, राशन सबको मिल रहा है और सरकार से उम्मीद है आगे आने वाली कि मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा कर्मचारी हूँ, जो कि संविदा कर्मचारियों के लिए कोई नहीं सोचता है। शायद आगे आने वाली सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए भी सोचेगी। देखिए, रोजगार भी एक मुद्दा है जिसको लेकर के लोग बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है साहब? जी विपिन जैन। जैन साहब, बिना पार्टी और कंटेंडर का नाम लिए बताएं कि किस मुद्दे पर मुरादाबाद आज वोट कर रहा है? सर, देश की खुशहाली हुई है और बीजेपी ने बहुत कुछ कहा। देखिए, जो यहाँ पर माहौल है, आपने भी चित्रा यूपी का चप्पा चप्पा छाना है, आपको भी पता है कि सिर्फ कम्युनल, सिर्फ रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस पूरे इलाके में। इस सीट को जो खास तौर पर अभी फिलहाल बीजेपी के पास है, इसमें शहरी मतदाता जो है वो इस तरीके के पोलिंग बूथ्स पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। आसपास की जो जगह हैं, मुस्लिम डोमिनेंट एरिया ये है, ये बात सत्य है कि ये पॉलिटिक्स मुस्लिम कम्युनिटी के अराउंड घूमती है, लेकिन इसके साथ ही आसपास के इलाके में जाट वोटर्स हैं, राजपूत वोटर्स हैं, सैनी वोटर्स हैं और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो देखने का, जो वोटिंग पैटर्न अभी जो चल रहा है वो पिछली बार से धीरे धीरे ज्यादा अधिक मतदान की ओर बढ़ रहा है। चित्रा, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संभल चलते हैं, समर श्रीवास्तव वहां से जुड़ चुके हैं। संभल जो लगातार समाजवादी पार्टी वहां से 5 बार से जीतती आई है और दिलचस्प ये रहा था कि 2017 की बात करें तो AIMIM वहां पर दूसरे नंबर पर थी और इस बार तो AIMIM की मुखिया की ओर से कह दिया गया है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर ही ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकलें और फिर वो बटन दबाएं और अपनी ताकत का एहसास कराएं। इन सब बयानों के बीच में संभल में मतदान किस दिशा में आगे की ओर बढ़ता हुआ, मुख्य मुकाबला किन किन के बीच में है, अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। सबसे ज्यादा समर्थ वहां पर कौन दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, संभल का जब जिक्र आता है तो यहाँ पर MY फैक्टर सबसे ज्यादा है। 60% वोटर यहाँ पर मुस्लिम प्लस यादव का होता है। यहाँ पर सुबह से ही कतारें लाइन की लगी हुई हैं, आपको मैं तस्वीरें के जरिए दिखाऊं और कह सकते हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान की स्थिति यहाँ पर है। वोटर्स भी हैं, यंग यूथ भी काफी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर कई औरतें भी हैं, कई महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं और बुजुर्ग भी हैं। पर यहाँ पर संभल में यूथ काफी इस बार वोट करता हुआ नजर आ रहा है। सबके हाथों में आधार कार्ड और पूरे तरीके से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी दिखाऊंगा, यहाँ पर मौजूद है प्रॉपर तरीके से और अब मैं लोगों से यहाँ पर बातचीत करूंगा, जानूंगा कि असल में संभल के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर यहाँ का वोटर वोट कर रहा है इस बार। मुद्दे क्या हैं इस बार संभल के? किन मुद्दों, बिना पार्टी के नाम बताइए क्या मुद्दे हैं संभल के? विकास। किन मुद्दों पर संभल वोट कर रहा है इस बार? विकास के खाली जी, विकास पर। किसानी की खेती सही चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। और भी लोगों से मैं यहाँ बातचीत करूंगा। संभल यूथ है यहाँ पर, मैं उनसे बातचीत करूंगा। बिना पार्टी का नाम बताइए कि मुद्दा यूथ को क्या चाहिए संभल में? बताएं भैया, संभल के यूथ को क्या चाहिए? विकास, रोजगार, नौकरी। और क्या मुद्दे हैं संभल के जिस पर पूरा आज वोटिंग हो रही है? सुरक्षा डिपो, रोडवेज डिपो और वो नहीं है, कुछ नहीं है, कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है यहाँ पर। हाँ, बहुत समस्याएं हैं और बहुत विकास पे मुद्दे पर ही वोट किया जा रहा है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो मैनिफेस्टोस पार्टी लाती है, क्या वोटिंग के टाइम पर उन मैनिफेस्टोस का असर पड़ता है चुनाव में? जी हाँ, पड़ता है। मैं यहाँ महिलाएं भी कुछ है, मैं आपको लेकर चलता हूँ इधर। यहाँ पर आप देखिए कतार यहाँ पर महिलाओं की भी लगी है। मैंने कहा यूथ अच्छा खासा यहाँ पर है, महिलाएं भी आई हैं। माता जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? बिना पार्टी का नाम बताइए। मुद्दे संभल के मुद्दे क्या है? तबीयत ठीक न रहती भैया, मुझे कोई पता नहीं।
जी तबीयत ठीक नहीं रहती। तब मुद्दे क्या है संभल के इस बार? नहीं आ रहा, पूछ लो, हमें तो कोई क्या। देखिए महिलाएं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं। क्या मुद्दे? राशन पानी मिल रहा है आप लोगों को? सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है, सड़क की बहुत सुविधा है, राशन पानी भी मिल रहा है, सब सुविधा मिल रही है। जरूरतें क्या है संभल की? जरूरत क्या है, ये अपना किसानी काम चलता रहे अच्छे, कहीं बाहर जाओ तो लेडीज सुरक्षित रहे, में कोई ऐसी परेशानी ना होवे। पहले यहाँ निकलना भी। देखिए यहाँ पर जो समझ में आ रही है चीजें, इनको एक तरह से महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। रोजगार, जो यूथ से मैंने बात की उनका ये कहना है कि रोजगार यहाँ मिलना चाहिए। ये प्रमुख मुद्दे संभल के हैं। पर जो राजनीति की जैसा की बात कही, यहाँ पर 60% MY फैक्टर काम करता है और यही रीजन है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर एज बताया जाता है। पर देखना है कांटे की टक्कर बीजेपी को लेकर है और समाजवादी पार्टी को लेकर है। पर फिलहाल यहाँ से जो वोटर है उसकी डिमांड रोडवेज है, उसकी डिमांड एम्प्लॉयमेंट है और कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही और एक तरह से महिलाओं की सुरक्षा, एक बड़ी मांग संभल की। जी, लखनऊ को लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है। दूसरे दौर की वोटिंग भी हो रही है। दूसरे दौर में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सहारनपुर, देवबंद, रामपुर, संभल, ये वो तमाम इलाके हैं, बिजनौर, जहां पर तमाम बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सबसे बड़े चेहरे के तौर पर रामपुर से आप ले सकते हैं आजम खान। 9 बार के वो विधायक वहां से रहे हैं, लेकिन इस बार सीतापुर जेल में बंद हैं और वहां से ही विधायकी की किस्मत का फैसला क्या जनता इस बार भी करेगी 9 बार की तरह, या फिर इस बार आकाश के पक्ष में या किसी और पार्टी के पक्ष में फैसला जाएगा? क्योंकि युवा चेहरे जो पहली बार चुनावी मैदान में है, आकाश उनको उतारा है भारतीय जनता पार्टी में, जबकि बीएसपी के अपने ही दावे के दम और कांग्रेस पार्टी वहीं दूसरी तरफ अपना दावा कर रही है। इन सब के बीच सुरेश खन्ना, कद्दावर मंत्री योगी सरकार में, शाहजहांपुर से वो चुनावी मैदान में है। 8 बार के विधायक, उनकी प्रतिष्ठा भी इस बार चुनाव में दांव पर लगी हुई है। आपको बताते चले, धर्म सिंह सैनी 2012 में बीएसपी में थे, 2017 में बीजेपी में चले गए, मंत्री भी बने, आयुष मंत्रालय उनको दिया गया, लेकिन 2022 के लिए अपनी किस्मत वो आजमा रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर सहारनपुर की एक सीट से, और उनकी प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगी हुई है। तमाम वो इलाके आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग का प्रतिशत भी आप देखिए किस तरह से वोटिंग प्रतिशत अलग अलग हिस्सों का सुबह 9 बजे का क्या रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिजनौर, अमरोहा, बरेली, घनौरा, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर सुबह से ही मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है, यानी कि तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसी वजह से आज तक भी आपसे यही गुजारिश कर रहा है कि अगर आपके इलाके में हो रहा है मतदान तो बाद में कीजिएगा जलपान, पहले जाइए मतदान के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो आगे आने वाले 5 सालों का आपका फैसला करने वाली है। क्योंकि जिस नीति नियंता को आप वोट देकर सत्ता के सिंहासन पर बिठाएंगे वो राज करेगा और वो निर्धारित करेगा कि उत्तर प्रदेश का शासन कैसा हो। सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी आपको बता दें लगातार सुबह से वोट पड़ रहे हैं। खटीमा से खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। पहाड़ी, ये पूरा का पूरा इलाका हरीश रावत जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई और, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहाड़ों पर भी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर, वहां पर भी कई हिस्से हैं जहां पर धूप खिली हुई है और लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गोवा 40 सीटों पर वहां पर वोटिंग चल रही है। समुद्री, ये पूरा का पूरा इलाका जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वहां पर भी मतदाता घरों से बाहर निकलकर अपने भाग्य का कर रहे हैं निर्धारण। और अलग अलग हिस्सों से कई सहयोगी आज सुबह से ही पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से बिजनौर चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बिजनौर में इस वक्त की तस्वीर क्या कहती है? मतदाताओं की सुबह की रफ्तार तो कम थी, लेकिन क्या इस वक्त लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं? बड़े मुद्दे बिजनौर के इस बार के क्या हैं जिसको जेहन में रखकर मतदाता वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है? देखिए, बिल्कुल बिजनौर के अंदर लोग मतदान को लेकर बिल्कुल सजग हैं, जागरूक हैं और लगातार जो है मतदाता आ रहे हैं। जिस मैं पोलिंग बूथ पर हूं, यहां पर लगभग 12 पोलिंग स्टेशन जो है वो हैं और बड़े मुद्दे जो है वो विकास का है, बेरोजगारी है, महंगाई है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा और सुशासन का मुद्दा है। मैं चित्रा आपको एक और चीज बता दूं, बिजनौर अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत फेमस हो गया। यहाँ की जो विधायक हैं सुची चौधरी, उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया और नारियल फोड़ने गई तो नारियल फूटने की जगह जो है सड़क फूट गई। और मेरे साथ खुद बातचीत करने के लिए यहाँ से सांसद हैं मलूक नागर जो बीएसपी से हैं। मलूक जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव के अंदर? क्योंकि 2019 में तो आप और समाजवादी पार्टी एक साथ थे, महागठबंधन था, अब ये महागठबंधन जो है अलग हो गया और अब आरएलडी उसमें रह गया। महागठबंधन की जगह अब गठबंधन रह गया है, बट ये एक्चुअल में नेचुरल अलायंस नहीं है, क्योंकि हमेशा आरएलडी
पक्षधर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने का। 19 में भी तो ये साथ ही थे, तब नेचुरल नहीं था क्या? सब मेरी बात तो पूरी आपने होने ही नहीं दी, बीच में ले लिया। लेकिन 19 में नेचुरल अलायंस जब था, जब समाजवादी और हम और लोकदल तीनों इकट्ठे थे वो यहाँ के लिए, और उसका पुष्टि इस बात से होती है कि मेरा तो बहुत छोटा सा राजनीतिक कद है, जयंत चौधरी बहुत बड़ा कद है, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, अजीत सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, वो बराबर में चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए वो चुनाव नहीं जीत पाए थे क्योंकि ये नेचुरल अलायंस का ही नतीजा था। और बराबर में मैं यहाँ से चुनाव जीत करके गया हूँ तो वो नेचुरल था बिल्कुल एकदम। तो एक तो ये, और दूसरा जितना भी बीजेपी का जो नाराज वोटर है वो किसी भी कीमत में समाजवादी और आरएलडी को नहीं जा सकता। तो बीएसपी को जा रहा है आप कह रहे हैं? आप ही ने कह दी तो मैं आप कह रहे हैं, मतलब तो ये बिल्कुल साफ यही बात है, उसका फायदा हमें मिल रहा है और इस जिले में ज्यादातर सीटें बीएसपी को जाएंगी। मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए मुख्य मुद्दे जी हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता वहां पर बातचीत करते हुए, जल्दी से रुक कर लेते हैं रामपुर का। कुमार अभिषेक रामपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, रामपुर की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है, हालांकि रामपुर में दबदबा रहा है आजम खान का, लेकिन इन सब के बीच किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की है कि दरअसल रामपुर, अगर वो सीतापुर जेल में बंद है तो खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि आजम खान बाहर आए। लेकिन पहली बार यह भी है 2014 के बाद जब रामपुर की स्वार सीट पर बीजेपी गठबंधन ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। हैदर अली खान वहां से स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे, और आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर क्या बयां करती है? अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, पहले तो मैं आपको रामपुर की वो तस्वीरें दिखा दूं कि आप लंबी कतारें देख सकती हैं, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, सबकी कतारें इस वक्त यहां पर लंबी लंबी लगी हुई हैं। यानी कि मतदान तेज हो रहा है, मतदान ज्यादा होने की उम्मीद है। और पहले 2 घंटे का देख लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल, अमरोहा ऐसे इलाकों में मतदान काफी तेजी से भी हुआ है। आप ये देखें, लंबी लंबी कतार यहां लगी हुई है, और हम जहां पर मौजूद हैं ये वो जगह है जहां पर आजम खान का परिवार, अब्दुल्ला आजम, इनके भी वोट इसी मतदान केंद्र पर होते हैं। तो लोग इस वक्त लाइन में लगे हैं, कहीं धीमा मतदान, कहीं तेज मतदान, ये इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन 9 बार के से विधायक हैं आजम खान, और इस बार आजम खान जेल में है। शायद पहली बार है जब वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, मैं उनसे पूछूंगा। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, क्या है इस बार के मुद्दे, क्या है मुद्दे, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप लोग? आप बताओ। जी विकास पे है, विकास है मुद्दे इस बार जी। चलिए कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग बताइए कि क्या होंगे इस बार के मुद्दे? आप बोलेंगी क्या है, किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? अब जिसको पहुंच जाए मुद्दा क्या है? जिसको लग जाए, जिसको लग जाए उसको वोट करेंगे। चलिए कुछ लोग और आगे हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप बताएंगी किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं आप लोग इस बार? जिसको ही लग जाए, जिसको ही लग जाए, जिस पे लग जाए। चलिए क्या है इस बार के मुद्दे? साहब ये महंगाई हद से ज्यादा है, ये सरकार नाकारा साबित हुई है, बेरोजगारी है, और फिर ऊपर कर रहे हैं। क्या है मुद्दे? यही मुद्दे हैं, यही मुद्दे। तो चित्रा देखिए, यहाँ पे लंबी कतारें हैं, लोग लाइनों में हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त हेवी पोलिंग चल रही है। जिस बात का जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया है कि एकमात्र स्वारटांडा ऐसी सीट है जहां से एनडीए ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, और जो नवाब के बेटे हैं हैदर अली, वो इस वक्त चुनाव मैदान में है। तो दिलचस्प है यहाँ का मुकाबला। लेकिन 9 बार से यहाँ से विधायक रहे हैं खुद आजम खान, इस बार भी चुनाव मैदान में है, और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसी स्थिति में यहाँ की लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है, क्योंकि जो आकाश सक्सेना है वो बीजेपी से चुनाव मैदान में है, और कहीं ना कहीं आमने सामने की ये लड़ाई है। चित्रा, आमने सामने की इस लड़ाई में कौन विजयी होगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन महिलाएं कितने स्ट्रैटेजी के साथ वोट करने के लिए पहुंच रही हैं, उनकी बातें सुनकर अंदाजा आपको लग गया होगा। कई महिलाओं से जब अभिषेक ने यह सवाल पूछा कि बताइए क्या मुद्दा रहेगा जिसको वो लेकर अब वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं, तो उनका सीधा सा कहना है भैया जिसको लग जाए। कई महिलाओं की ओर से ये कहा गया, और यही वो महिला वोटर है जो साइलेंट अगर वोट करती है तो कहा जाता है कि वो बीजेपी के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री अक्सर अपने मंचों से दावा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन
गठबंधन में महिलाओं को लुभाने में कोई कोर कसर इस बार के चुनाव में इस पार्टी की ओर से नहीं छोड़ा गया। जल्दी से अपने मेहमानों के पास, लखनऊ में इस वक्त रिवर फ्रंट पर एक तरफ हमारे अंबेडकर पार्क है, वहां से आप ये बड़ी कवरेज लगातार देख रहे हैं। शरद प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रजेश शुक्ला जी हैं, विजय उपाध्याय जी हैं। शरद जी, पहले आपके पास आते हुए, ये जो महिला वोटर हैं ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 2012 के बाद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में लगातार ऐसा हो रहा है जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत जो है वो कहीं ज्यादा है। स्मार्टली किस तरह से वो वोट डालने के लिए जा रही हैं, ये इन महिलाओं की जुबानी पूरी कहानी समझ में आ रही है। नहीं, ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि महिलाएं जो है जिस तरह जागरूक होती जा रही हैं और वोट के लिए खूब जम के निकलती हैं, ये शो करता है कि भारत बदल रहा है, महिलाओं का जो एटीट्यूड बदल रहा है। और बिहार में हमने देखा है कि महिलाओं ने किस तरीके से नीतीश कुमार को जीत दिलाई तरीके से, तो ये यूपी में भी इसका असर पड़ना चाहिए। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो मुद्दे जिस तरीके से भाजपा ने उठाने का प्रयास किया कि ट्रिपल तलाक का उठा करके मुस्लिम महिलाओं को लुभा लेंगे, मुझे उसमें ज्यादा दम नहीं लगता है, क्योंकि हकीकत ग्राउंड पे ये है कि ट्रिपल तलाक का जमाने गुजर चुके हैं। आज की डेट में एक नोशनल वैल्यू है उसकी, कि दिखाने के लिए कि साहब हमने आपका ट्रिपल तलाक, लेकिन ट्रिपल तलाक वाला होता ही, अब आप देखिए जितने केसेस, नंबर ऑफ केसेस है इतने कम है कि उसके लिए इतने बड़े कानून की जरूरत नहीं है। ये उसी तरीके से जैसे लव जिहाद को बहुत बहुत ज्यादा ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया, जिससे कि लगे कि ये मामला जो है वाकई में हम कितने कंसर्न हैं उन लोगों के लिए जो इस तरीके से फुसलाए जाते हैं। पीएम की ओर से सहारनपुर की रैली में चूंकि ट्रिपल तलाक का जिक्र करते हुए हिजाब पर महिलाओं को किसी का भी वोट बैंक या फिर इस्तेमाल होने की बात उनकी ओर से नहीं कही गई थी कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वो खुद फैसला करें, तो यकीनन आप कह रहे हैं कि इस बार ये जो मामला है ट्रिपल तलाक का वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे है ही नहीं, ट्रिपल तलाक होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। ब्रजेश शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए, चूंकि मैं मुस्लिम वोटर्स पे आ जाती हूँ, जिनका बड़ा योगदान खासतौर से दूसरे चरण के इस बार के मतदान में रहने वाला है। हम सब ने देखा था कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, कुल 159 की लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें से मुसलमान सिर्फ 31 थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने स्ट्रैटेजी बनाकर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है। तो क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान इस बार इंटैक्ट है, जैसा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान देखा था, या फिर उत्तर प्रदेश की स्थिति इस बार मुस्लिम वोटरों को लेकर अलग अलग है, चूंकि कम प्रत्याशियों को, कम मुसलमान चेहरों को समाजवादी पार्टी गठबंधन ने चुनावी मैदान में उतारा है? पिछली बार के चुनाव से इस बार रणनीति थोड़ी अलग है। वास्तव में मुस्लिम वोट ने इस बार तय कर लिया है कि ज्यादा हिस्सा, मैं पूरा तो नहीं कह सकता, ज्यादा हिस्सा वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को जा रहा है। और कोई प्रत्याशी हो, उन्होंने तय किया कि बीजेपी को हराना है, ये मान लिया कि केवल एक टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है और दिख भी रहा है। तो इसका पिछले चुनाव में जब बसपा खड़ी करती थी मुस्लिम प्रत्याशी, तो उसको काफी वोट चला जाता था। इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है, इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है और मजबूती से जा रहा है। ठीक है, जल्दी से विजय जी एक आपका भी कमेंट, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगी। देखिए, ये इस पूरे इलाके में हैंडीक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के साथ, और गरीबी बहुत ज्यादा है मुस्लिम में। और जो लाभार्थी क्लास बीजेपी ने क्रिएट किया है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पैसा उनके अकाउंट में दिया है, इसका भी इम्पैक्ट बीजेपी के फेवर में हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जो गरीब है उसको धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण था। और जब बहुत ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति थी या जब पैसे नहीं हाथ में होते थे, वैसे में सरकार ने मदद किया, तो उसका एक रोल हो सकता है, खासतौर पे गरीब मुस्लिम में। देखिए, जब आप चुनाव को देखेंगे तो गरीबों का एक अलग ट्रेंड है गांव में, और गांव में जो खाता पीता वर्ग है उसका अलग ट्रेंड है। शहर में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन गांव में उतना वो बड़ा मुद्दा नहीं हो पाता है। तो इस पूरे इलाके में एक यही ट्रेंड आप देखेंगे कि महिलाएं जब ज्यादा वोट डालेंगी तो उसका बेनिफिट किसको जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इस पूरे इलाके में बाइपोलर चुनाव है, बाइपोलर चुनाव है, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि यहाँ का मतदाता किसको बिठाता है सिंहासन पर, किसको कर देता है बाहर। लेकिन आपके इलाके में अगर वोट पड़ रहे हैं तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाइए। उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही पड़ रहे हैं मतदान वोटिंग के लिए। जनता कतारों में कई जगहों पर लाइन में खड़ी हुई है। ये पूरा का पूरा हिस्सा ज्यादातर मुस्लिमों की आबादी वाला है। ऐसे में कौन बनेगा भाग्य विधाता, किसका भाग्य निर्धारित करेगी यहाँ की जनता, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प।